एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कवर किए जाते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहाँ पे कवर किए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन सब पे मिल जाएगी। आप कहीं से भी जाके उनको देख सकते हैं। तो मैं मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट आज इस वीडियो में रिलीज़ कर रहा हूँ। इसके पहले मैं मैकेनिक्स के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ जो कि मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइप ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाए थे। आज इसका नेक्स्ट पार्ट में रिलीज़ करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने यदि वो प्रीवियस पार्ट नहीं देख रखे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आप उनको ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको वो समझ में नहीं आए तो आपको इनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आई प्रीफर यू दैट यू वॉच देम फर्स्ट। उनको पहले आप देखिए, ठीक है, तब जाके आपको ये समझ में आएंगे। तो आइए समझते हैं पहला अपन टॉपिक अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें सेट ऑफ इक्वेशंस देता है, कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस देता है जो कि हमें दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? जिनमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे फ्रेम्स जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड होता है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें वो सेट ऑफ इक्वेशंस देता है जिसकी मदद से हम दो इनर्शियल फ्रेम्स में इंटरलेट कर सकें, उनके अंदर दोनों की अपन स्टडी कर सकें, ठीक है ना, और दोनों में रिलेशन अपन फाइंड आउट कर सकें। यदि एक के कोऑर्डिनेट अपन को गिवन हो तो उसके रेस्पेक्ट में अपन दूसरे के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस हमें मिलती है, इन्हीं सेट ऑफ इक्वेशंस को अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, द इक्वेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स दैट रिलेट द पोजीशन एक्स वाई जेड एंड टाइम टी इन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट आर मूविंग यूनिफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, सच सेट ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें सेट ऑफ इक्वेशंस मिलेगी जो कि क्या होगा? पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट में दोनों जो फ्रेम है उन दोनों में रिलेट करेगी। ठीक है, यहाँ पर एक फ्रेम अपन रेस्ट में लेंगे, एक फ्रेम अपन मूविंग लेंगे। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि एस फ्रेम अपन ले रहे हैं जो तो रेस्ट में है, और जो उसके रेस्पेक्ट में जो फ्रेम मूविंग है वो अपन एस प्राइम ले लेते हैं। इसको अपन जो डैश लगाते हैं इसको अपन प्राइम बोलते हैं। तो जो एस प्राइम जो अपने पास इनर्शियल फ्रेम है वो एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें इनमें ऐसे सेट ऑफ इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है कि यदि मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट पता हो, मतलब एस के मुझे कोऑर्डिनेट पता हो, एक्स वाई जेड की टी की वैल्यू मुझे पता हो, तो मैं एस प्राइम में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ, जिनको मैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम बोल रहा हूँ, उनकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे एस में कोऑर्डिनेट क्या है? एस में कोऑर्डिनेट अपने पास है एक्स वाई जेड, तो एस प्राइम में कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, और टाइम भी है तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी प्राइम। तो मुझे ऐसे सेट ऑफ इक्वेशन चाहिए जो कि क्या कर सकें? दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर सकें। तो आइए देखते हैं वो रिलेशन अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिलेशन फाइंड आउट करते हैं पोजीशन में। ठीक है, तो पोजीशन के लिए क्या होगा? लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन एन इनर्शियल फ्रेम एस। तो इससे पहले मैं आपको एक बार डायग्राम समझा देता हूँ। डायग्राम आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर अपन ने क्या करा है? एक फ्रेम अपन ने लिया है एस फ्रेम, दिख रहा होगा आपको। एक फ्रेम अपन ने लिया है एस प्राइम। ठीक है, दोनों फ्रेम मैंने आपको बता दिए। जो एस फ्रेम है वो तो रेस्ट पर है, उसका ओरिजिन ओ है। जो एस प्राइम है वो एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका ओरिजिन है अपने पास ओ प्राइम। ठीक है, जो पॉइंट पी है उसका ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है और ओ प्राइम के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर आर प्राइम वेक्टर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इनिशियली तो ये कोइंसाइड थे, मतलब एक ही पॉइंट पे थे। ठीक है ना, मान लीजिए दोनों ओ पर ही थे, लेकिन टी टाइम में जो एस प्राइम फ्रेम था वो वी वेलोसिटी से मूव करके आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इसने वी वेलोसिटी से ट्रेवल करा, आगे वो बढ़ा। ठीक है, यदि हमें डिस्टेंस निकालनी, कितनी डिस्टेंस में ट्रेवल करी, तो डिस्टेंस आपको पता है वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम होगी, डिस्टेंस आपको पता ही है वी टी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो एस प्राइम फ्रेम है उसने क्या करा? वी टी डिस्टेंस कवर करी। वी टी कैसे आया? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब इसने क्या करा? वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो इसने वी टी डिस्टेंस कवर करी टी टाइम में। तो ये वी टी वेक्टर जो लिखा हुआ है वो है ओ से ओ प्राइम तक जाने में इसको क्या लगा? वी टी इसमें डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, टी टाइम में इसने वी टी डिस्टेंस कवर करी, ये वो है। ठीक है, पी यहाँ पे आपको समझ में आ गया। पी पॉइंट अपन ले रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में अपन को पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है ना, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। इतना आ गया समझ में। सिंपल सा इसमें यह है कि एस फ्रेम अपने पास रेस में है, इसके रेस्पेक्ट में जो एस प्राइम फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो टी टाइम में वी टी डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, दोनों के ओरिजिन, इसका ओरिजिन ओ है, इसका ओरिजिन ओ प्राइम है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, इसका पोजीशन वेक्टर आर प्राइम वेक्टर है। इतना आ गया होगा आपको समझ में। तो अब देखते हैं अपन इसके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
तो अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो पोजीशन वेक्टर आपको पता है किसी का भी आर वेक्टर होता है, एक्स आई के, वाई जे के, जेड के, सिंपल सा पोजीशन वेक्टर आपको पता होगा, ठीक है। ये किस फ्रेम में, एस फ्रेम में, क्योंकि अपन अभी ओरिजिन ओ लेके चल रहे हैं, ओपी निकाला ना अपन ने, ओपन वेक्टर, ठीक है। अपन सेकंड देखते हैं, व्हेन द बोथ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर एस एंड एस प्राइम आर इनिशियली कोइंसाइड। मतलब एक केस ले रहे हैं, हो सकता है कि दोनों फ्रेम क्या हो, पहले एक ही पॉइंट पर हो, मतलब जो ओ और ओ प्राइम है दोनों की जो ओरिजिन है वो एक ही पॉइंट पर होते, तब क्या होता, तो अपन पहला केस वो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अपन ने एस प्राइम ले लिया, एस प्राइम अपन फ्रेम ले रहे हैं जो क्या कर रहा है, एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ओ प्राइम डिस्टेंस, जिसको अपन वी वेक्टर टी बोल रहे हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में, इस थ्योरी में बस ये लिखा हुआ है, इस अनदर इनर्शियल फ्रेम एस डैश मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी इन सच अ वे दैट द ऑल द एक्सेस ऑफ एस प्राइम रिमेन्स पैरेलल विद द एक्सेस ऑफ द एस। इसमें एक बात जरूरी है कि जब ये मूवमेंट होगा, जब एस प्राइम एस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा, तो उस समय उनके जो एक्सेस हैं वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। तो उस टाइम पर जो एक्स है, वाई और जेड, तीनों जो एक्सेस हैं वो क्या होने चाहिए, इसमें पैरेलल रहने चाहिए, ठीक है ना। तो तीनों एक्सेस पैरेलल रहने चाहिए, इस प्रकार इसका मूवमेंट होना चाहिए, और वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ही होना चाहिए। ये 2-3 कंडीशन इसमें है कि जो उनके एक्सेस हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो वो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ओ प्राइम वी टी, वी वेक्टर टी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, ठीक है। अब ले रहे हैं, इफ एट दिस मोमेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट पी आर एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन द फ्रेम एस प्राइम। अब क्या पोजीशन वेक्टर अपन पी की अपन स्टडी कर रहे हैं एस प्राइम के रेस्पेक्ट में, तो एस प्राइम के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम, ठीक है। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो अब इसका वही ओरिजिन अपन ओ प्राइम से लेंगे, तो ओ प्राइम पी जो होगा वो आर प्राइम वेक्टर, मैंने बता दिया आपको एस प्राइम का पोजीशन वेक्टर आर प्राइम वेक्टर है, तो वही एक्स प्राइम आई के, वाई प्राइम जे के, जेड प्राइम के, ठीक है। तो ये आ गया समझ में आपको। अब अपन ट्रायंगल देखते हैं ओ पी, ओ प्राइम और पी में, ठीक है। देखिए ओ प्राइम और पी दिख रहा है आपको, तो जो ओ पी वेक्टर होगा, जैसे ये जो आर वेक्टर है ओ पी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, ओ प्राइम वेक्टर इस वाली डायरेक्शन के और इसके आर प्राइम वेक्टर, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ये तीसरा वाला, ठीक है। ट्रायंगल लो आपको पता ही होगा वेक्टर सम का, वो ट्रायंगल लो अपन लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जो ओ पी वेक्टर है वो ओ प्राइम वेक्टर प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर के सम के इक्वल होगा। तो जो आर वेक्टर आया वो वी वेक्टर टी प्लस आर प्राइम वेक्टर के इक्वल आ गया। तो आर प्राइम वेक्टर क्या आया, आर माइनस वी टी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों फ्रेम्स के बीच में, ठीक है। तो आपको एस फ्रेम में पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है, और आपको उसकी वेलोसिटी दे देगा, टाइम दे देगा, तो आप आर प्राइम में उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन 3 आई है अपने पास, इसी को अपन क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब इसको अपन कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वी को अपन लिख सकते हैं वी एक्स आई के, वी वाई जेड के, वी जेड के, ये लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। अब इसकी वैल्यू अपन ऊपर पुट कर देते हैं, आर प्राइम को अपन लिख देते हैं एक्स प्राइम आई के, वाई प्राइम जेड के, जेड प्राइम के, ठीक है। और आर वेक्टर अपन को पता ही है एक्स आई के, वाई जे के, जेड के, तो इनको अपन ने पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। आई के वाले जो थे उनको अपन ने साथ में ले लिया, एक्स माइनस वी एक्स, वाई माइनस वी वाई, जेड माइनस वी जेड, या आई के, जेड के वाले साथ में थे। दोनों साइड जब अपन कंपेयर करते हैं तो अपने पास रिलेशन क्या आता है, ठीक है, रिलेशन आता है एक्स प्राइम इजिकल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई प्राइम इजिकल टू वाई माइनस वी वाई टी, जेड प्राइम इजिकल टू जेड माइनस वी जेड टी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको अपन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आएगा, सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है। तो अपन इससे क्या कर सकते हैं, दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वो केस हुआ जब क्या थे, दोनों के जब ओरिजिन क्या थी, इनिशियली कोइंसाइड थे। मान लो जरूरी नहीं है कि दोनों के जो ओरिजिन हो इनिशियली कोइंसाइड हो सकता है कि एक ने पहले ही मूवमेंट स्टार्ट कर दिया हो, पहले ही वो चलना स्टार्ट कर दिया हो सकता है, या फिर क्या हो कि वो थोड़ा बाद में चला हो, तो हो सकता है कि दोनों के जो ओरिजिन है वो कोइंसाइड ना हो, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, वैसे आपको मैं इसमें बता दूं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन चल रही है, तो आप तो क्या है उस टाइम पे एस फ्रेम में है, मतलब आप मोशन नहीं कर रहे हैं, और जो ट्रेन चल रही है वो कौन सा फ्रेम है आपका, एस प्राइम फ्रेम है, तो वो मूवमेंट कर रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एस प्राइम में उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, आई होप आपको समझने में मदद करेगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। तो अब सेकंड केस समझते हैं अपन, लेट इनिशियली एट टाइम टी जीरो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ओ प्राइम ऑफ इनिशियल फ्रेम इज एस इज आर नोट वेक्टर, ठीक है। तो आपको इसको डायग्राम देखना पड़ेगा एक बार, इसका देख लीजिए। तो क्या बोल रहा है वो, अपन को थ्योरी के साथ इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। लेट द इनिशियल फ्रेम टी इक्वल टू जीरो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ओ प्राइम ऑफ इनिशियली फ्रेम एस प्राइम इज आर नोट वेक्टर, ठीक है।
तो स्टार्टिंग में जो एस प्राइम फ्रेम था, ठीक है ना, उसका पोजीशन वेक्टर कितना अपने पास आर नोट वेक्टर है, ठीक है, रिलेटिव टू द फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में अपन स्टडी कर रहे हैं, एंड स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी वी इन सच अ वे दैट द ऑल द एक्सेस, वही पहले वाली कंडीशन की सारे एक्सेस क्या रहना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, एस का मोशन होगा, ठीक है। तो इन सेकेंड एस फ्रेम वुड हैव द मूव अ डिस्टेंस ओ प्राइम वेक्टर पी प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर टी, हैज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो अब आपको मैं डायग्राम से एक बार समझा देता हूँ कि इसमें क्या हुआ, ठीक है। तो जो इसमें एस प्राइम अपने पास वेक्टर है, ठीक है ना, जैसे ये एस फ्रेम है, ये तो अपना इनिशियल फ्रेम हो गया, इसके रेस्पेक्ट में एस प्राइम है, ठीक है ना, वो मान लीजिए कि पहले कहाँ पर है, एस नोट प्राइम पर था, ठीक है ना, तो उस टाइम पर उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर नोट टी वेक्टर है, मतलब इसने पहले से मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, मतलब ओरिजिन दोनों क्या थे, एक जगह पे नहीं थे, वो थोड़ा उससे आगे था, वो कहाँ पर था, आर नोट वेक्टर पे था वो, ठीक है ना, उसका पोजीशन वेक्टर कितना था, आर नोट वेक्टर था, ठीक है ना। मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ आपको, पोजीशन वेक्टर जो था उसका वो कितना था, आर नोट वेक्टर था, ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो था उसका आर नोट वेक्टर था, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने वी वेक्टर टी से उसने क्या करा, डिस्टेंस कवर करी, वी वेलोसिटी से चला, टी टाइम में उसने वी टी डिस्टेंस कवर कर लिया और वो कहाँ पहुँच गया, ओ प्राइम पर वो पहुँच चुका है, ठीक है ना। अब उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, आर प्राइम वेक्टर है, तो अपन को इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर का। तो आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, जो ओपी वेक्टर है, जो सबसे बड़ी लाइन आपको दिख रही है ओ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये जो आर वेक्टर वाली लाइन है, ये किसके सम के इक्वल होगी, आर नोट वेक्टर, वी वेक्टर टी के और आर वेक्टर के, तीनों के सम के इक्वल होगी, सिंपल सा, ठीक है ना। तो अपन का इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आपको जो ओपी वेक्टर दिख रहा है वो 3 के सम के इक्वल होगा, ओ डैश वेक्टर, ओ डैश प्राइम पी वेक्टर और ओ डैश पी वेक्टर, तो आर नोट वेक्टर प्लस वी वेक्टर टी प्लस आर प्राइम वेक्टर, तीनों के सम के इक्वल होगा। तो आप तीनों में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वो केस होगा जब उनके जो ओरिजिन है वो पहले कोइंसाइड नहीं है, ये उस केस की अपन बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशंस था, ठीक है, इतना क्या समझ में। अब हम सेकंड देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जब दो फ्रेम मूवमेंट करेंगे तो उनमें डिस्प्लेसमेंट में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो अपन को देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इनवेरिएंट है या फिर वो चेंज हो रहा है, कि भाई डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है क्या, पोजीशन कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखना अपन को कि डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है क्या, तो अपन वो देखते हैं, ठीक है। तो अपन ने दोनों के पोजीशन वेक्टर ले लिए, एक का ले लिया अपन ने R1 वेक्टर, एक का ले लिया अपन ने R2 वेक्टर, ठीक है। R1 R2 वेक्टर तो किसके रेस्पेक्ट में, जब एस फ्रेम में है तो उसके रेस्पेक्ट में तो पोजीशन कोऑर्डिनेट है R1 R2, और जो एस प्राइम है उसके रेस्पेक्ट में उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, R1 प्राइम वेक्टर, R2 प्राइम वेक्टर, ठीक है, सिर्फ अपन को प्राइम लगाना है, ठीक है। पी और क्यू पॉइंट दो अपन ने पॉइंट ले लिए, क्योंकि अपन को डिफरेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपन को चाहिए, तो अपन को 2 पॉइंट चाहिए ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तभी अपन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपन देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पी क्यू होगा। यदि ये पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है, इसने पहले पी पॉइंट तक वो पहुंचा था, फिर क्यू पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको याद है इनिशियल फाइनल पोजीशन का डिफरेंस, मतलब पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो अपन को पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, दैट इज R2 माइनस आर वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ सिंपल सा है। R1 प्राइम वेक्टर क्या होगा, अपन के पास है रिलेशन R माइनस वी टी, R1 माइनस वी टी, और R2 प्राइम वेक्टर क्या होगा, R2 माइनस वी टी। ये दोनों कहाँ से हैं, अपने गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हैं, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को अपन ऊपर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने जस्ट जो पी क्यू वेक्टर आया उसको अपन डी प्राइम बोल देते हैं, एस प्राइम में जो आया, तो डी प्राइम भी क्या आया, R2 प्राइम वेक्टर माइनस R1 प्राइम वेक्टर, यही होगा डी प्राइम, ठीक है। और तो ये किसके इक्वल आ गया, अपने R2 माइनस R1 के, वी प्राइम वेक्टर टी तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी वेक्टर टी तो कट जाएगा, क्या बचेगा, R2 माइनस R1। मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन्वेरिएंट रहेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। So by the equation it is clear that the displacement during the Galilean transformation is invariant। तो इसको अपन बोलते हैं Galilean invariance of displacement, ठीक है, लॉ ऑफ Galilean invariance, ठीक है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट यदि यहाँ पे इन्वेरिएंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी क्या होगी, इन्वेरिएंट होगी क्या, तो देखते हैं पर इन्वेरिएंट होगी या नहीं होगी। तो इफ पॉइंट पी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम दैट इज द मोशन डिफरेंशिएटिंग, अपन क्या कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन अपने पास है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस वी टी, आर प्राइम वेक्टर, तो आर प्राइम वेक्टर का अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया, तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डी आर प्राइम वेक्टर अपॉन डी टी, यही होगा ना, ठीक है। तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी आर प्राइम वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी माइनस वी वेक्टर, ये जो क्या है इसकी टाइम की उसकी वेलोसिटी है, ठीक है ना। अपने पास रिलेशन क्या था, रिलेशन याद है ना आपको, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस वी वेक्टर टी, ठीक है। तो अपन टी के एस्टिमेट कर रहे हैं तो टी का तो 1 हो जाएगा ना, तो वी वेक्टर बचेगा यहाँ पे, और डी आर प्राइम का क्या होगा, डी आर प्राइम बाई डी टी और डी आर बाई डी टी, आ गया समझ में। तो वी प्राइम वेक्टर अपने पास क्या आया, वी माइनस वी, ये वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इसमें इन्वेरिएंट नहीं रही है, ठीक है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसिलरेशन। तो एसिलरेशन क्या होगा, इसमें इन्वेरिएंट रहता है। कैसे रहता है, जो अपने को इक्वेशन 10 मिली, इसको अगर अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, आपको पता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अपन को क्या मिल जाता है, एसिलरेशन मिल जाता है dv/dt, जिसको अपन बोलते हैं। तो dv'/dt अपन ने क्या करा, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो अपन को a और a' मिल गया, जो कि क्या रहा, इन्वेरिएंट रहा। मतलब केलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो एसिलरेशन है वो कैसा रहता है, इन्वेरिएंस रहता है, ठीक है ना। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन 11 दैट इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। एसिलरेशन के इन्वेरिएंस का क्या मीनिंग है, मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब वो पहले जिस एसिलरेशन में था अभी भी उसी एसिलरेशन में फोर्स उस पर लगता है, तो उसकी मोशन कैसी हो जाती, एसिलरेटेड मोशन हो जाती। इसका मतलब है कि उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है ना, इसलिए उसका जो एसिलरेशन है वो क्या है, इसमें इन्वेरिएंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। तो ठीक है, तो चूंकि इसका एसिलरेशन इन्वेरिएंट है तो फोर्स भी इन्वेरिएंस ही होगा, ठीक है। तो जो अपन की एसिलरेशन वाली इक्वेशन आई थी उसको अपन ने क्या करा, बोथ साइड m से मल्टीप्लाई कर दिया, जो f प्राइम आया, ठीक है ना, फोर्स इन s प्राइम वेक्टर, s प्राइम फ्रेम में, तो वो भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो फोर्स भी क्या होता है, इसमें इन्वेरिएंस रहता है। इसको बोलते हैं मैं लॉ ऑफ गैलीलियन इन्वेरिएंस ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स भी क्या रहता है, इसमें इन्वेरिएंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वो है अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप देखना है कि मोमेंटम भी इसमें कंजर्व रहता है या नहीं रहता, ठीक है। तो लेट द मास ऑफ द पार्टिकल, अपन ने मास ले लिया m1 m2, इनिशियल वेलोसिटीज़ ले ली अपन ने u1 u2, ठीक है। फाइनल वेलोसिटीज़ अपन ने ले ली v1 v2। तो मोमेंटम कंजर्वेशन आपको पता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है ना कि टक्कर के पहले जो समझेंगे वही टक्कर के बाद होगा। इसके बाद अपन देखते हैं, अब जब अपन एस प्राइम ले रहे हैं उसके अंदर वेलोसिटीज़ प्राइम लग जाएगी, u1 प्राइम u2 प्राइम v1 प्राइम v2 प्राइम प्राइम लग जाएंगे बस, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन, टक्कर के पहले जो इसका समझेंगे वो m1 u1 प्राइम m2 u2 प्राइम, आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। आ गया समझे दोनों इक्वेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से अपन को रिलेशन पता ही है कि u1 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, u1 प्राइम जो होगा u1 प्लस v वेक्टर, u2 प्राइम u2 प्राइम प्लस v वेक्टर। ये रिलेशन आपको पता ही है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है ना। तो इन वैल्यूज़ को अपन ऊपर पुट कर देते हैं, और जब आप पुट करके सोल्व करेंगे, सिंपल सा है, जो कट रहा है उसको काट देना, तो आपके पास रिलेशनशिप ये बचेगा, m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। मतलब क्या है कि जो मोमेंटम है वो भी क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कंजर्व रहता है, ठीक है। आगे समझ में, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन्वेरिएंस इन ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, अपने पास कंजर्व रहेगा या फिर इन्वेरिएंस रहेगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो है कि सेम एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी न्यूटन एंड लॉ ऑफ मोशंस आर आल्सो इन्वेरिएंस इन ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका क्या मीनिंग है कि इसके जैसे ही एनर्जी आप देखेंगे, एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल, उनके डेरिवेशन आप जब करेंगे वो भी क्या आते हैं, इसमें इन्वेरिएंस ही आते हैं। वो मैंने बताया नहीं है, वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जो लॉ ऑफ एनर्जी है वो भी क्या होगा, इसमें इन्वेरिएंट लेगा, मतलब एनर्जी भी क्या रहेगी, इसमें कंजर्व रहेगी बोथ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। इसके साथ ही न्यूटनियन लॉ, जो न्यूटन के तीनों लॉ थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सेकंड क्या था अपने पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, F बराबर m है, वो भी इसमें क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ रिएक्शन एंड एंटी रिएक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन, ठीक है ना, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो भी क्या रहेगा, इसमें इन्वेरिएंस लेगा। तो न्यूटन एंड लॉ भी इसमें होल्ड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने इसमें सारे पार्ट ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं कि क्या क्या इसमें इन्वेरिएंस रहता है, क्या इसमें चेंज होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आप सभी के क्लियर होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेहनत को आप सब्सक्राइब करके बढ़ावा दे सकते हैं, आपको और अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।